नमस्कार प्यारे दोस्त, मैं राहुल पालीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार अंकित में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ मस्त और बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, आज की क्लास को शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के साथ में। हमने कल कार्बन को पढ़ना शुरू किया था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था। कार्बन और उसके यौगिक के बारे में हम पढ़ना चाहते थे। हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। कार्बन जो है वो श्रृंखला बनाता है, लंबी चेन बनाता है, सारी चीजें हमने देखी, समझी, पढ़ी। अब हम जो यहाँ पर बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे? तो प्यारी दोस्त, हम कार्बन में हीरा पढ़ रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? हीरे की बात कर रहे थे। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। हमने ये देखा था कि हीरा क्यों चमकता है, क्या कारण होता है हीरे के चमकने का। तो आप सभी ने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण हीरा चमकता है। हीरे के यूज क्या होते हैं, उपयोग क्या होते हैं, यहां से भी थोड़े से प्रश्न आते हैं। है ना, ऊष्मा और विद्युत का एक कुचालक होता ही है ना। इसमें संकरण sp2 होता है। हीरे की संरचना चतुष्फल की होती है। यूज में सबसे पहला यूज आता है इसका कांच को काटने में। और कांच काटने में जिस हीरे का यूज करते हैं उस हीरे को कहते हैं बोल्ट हीरा। एक यूज होता है आभूषण के अंदर। कहां पर होता है? आभूषण के अंदर, ज्वेलरी के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। तो ज्वेलरी के अंदर या आभूषण के अंदर ये यूज किया जाता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है भाई, है ना, इसके अलावा इसका उपयोग और कहां होता है? कांच काटने में, आभूषण में, कुछ घड़ियों के अंदर इसका यूज किया जाता है। तो वो भी एक तरह की ज्वेलरी हो गई, आभूषण ही हो गया। हीरे के बाद नंबर 2 पर जो आता है वो ग्रेफाइट आता है ना। ग्रेफाइट आज बातें कम करेंगे, कल हमने बातें बहुत की थी ना, आज नहीं करेंगे। ठीक है, ग्रेफाइट को आप यहां देख पा रहे हैं। ग्रेफाइट का आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला एक कॉमन प्रश्न, ठीक है, कि वह कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आज तक एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई पॉइंट पूछा गया तो विद्युत की सुचालक अधातु कौन सी होती? ग्रेफाइट होती है। ये कार्बन का ही एक अपरूप होता है। आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये भी ग्रेफाइट है। ये जो आप पेंसिल देख पा रहे हैं, इस पेंसिल में ये जो संरचना आपको दिख रही है, ये भी ग्रेफाइट है। कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। ठीक, यहां देखिए, ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपरूप होता है। देखो, ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, विद्युत सेल के अंदर बड़े पैमाने पर करते हैं। कितने बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी जो यूज होते हैं मुख्य रूप से वो यहां पर इतने बड़े होते हैं कि वो देखने को नहीं मिलते हैं, है ना, कि ग्रेफाइट नॉर्मली प्राप्त हो रहा है। तो इसको कृत्रिम विधि से बनाते हैं। उस मेथड को कहा जाता है एचिसन विधि। आपको सीधा याद रखना है कि ग्रेफाइट को बड़े पैमाने पर किस विधि से बनाया जाता है? एचिसन विधि, है ना। और बना रहे हैं तो वो क्या होगा? कृत्रिम। तो कृत्रिम ग्रेफाइट कैसे बनाया जाता है? एचिसन मेथड से। तो ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप होता है ना, क्रिस्टलीय अपरूप कह दीजिए, एलोट्रोप कह दीजिए, है ना, या एचिसन मेथड से इसको बनाया जाता है। मोस्ट प्रोबेबल गहरे भूरे रंग का या काला दिखाई देता है, डार्क ग्रे कलर होता है इसका, है ना। इसके अंदर धात्विक चमक होती है। ठीक है, ये अधातु है लेकिन मेटेलिक लस्टर होता है, इसके अंदर धात्विक चमक का गुण पाया जाता है। इस क्रिस्टल की संरचना, जैसे कि हमने कल पढ़ा था, हीरा कैसा होता है कि सर, हीरा जो होता है वो चतुष्फल की, ये होता है षटकोणीय, हेक्सागोनल होता है। तो इसका, है ना, कैसा स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है। हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है, संरचना पाई जाती है। तो षटफल की संरचना होती है, हेक्सागोनल इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको ध्यान रखना आप यहां पर। ठीक, संरचना की बात करते हैं। ये यहां पर आपको ग्रेफाइट दिख रहा है, ये हीरा दिख रहा है। ये हीरे की संरचना है, ये ग्रेफाइट की संरचना है।
ये भी ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। इन स्ट्रक्चर से प्रश्न नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इन डायग्राम्स को लेकर के आता हूं। यह ताप और विद्युत का सुचालक होता है। मोस्ट रिपीटेड यह वही प्रश्न पॉइंट है जो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, है ना। इसको शुरू करने से पहले ही सबसे पहला जो बिंदु बताया कि ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है प्यारे दोस्त, देखो एक बच्चा कह रहा है सर मैं बहुत परेशान हूं। परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में है, ठीक है। जीवन में परेशानियां चलेगी, परेशानियों में जीवन नहीं चलेगा। आपको मानसिक रूप से स्वस्थ होना होगा, मानसिक रूप से थोड़ा सा मजबूत होना होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो हैं 100% ये बोल दे कि नहीं भैया हम तो ये है, हम कुछ नहीं कर सकते, नहीं, है ना। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक बहुत प्यारी बात कही थी कि गरीब पैदा होना आपके हाथ में शायद न हो, या ये आपकी किस्मत ना हो, ठीक है प्यारे दोस्त, है ना। लेकिन अगर आपके माँ बाप गरीब रह गए, अगर आपके माँ बाप गरीब रह गए या आप गरीब रह गए तो यह आपका दोष है। आप गरीब परिवार में पैदा हो गए, ये आपका दोष नहीं है, ये आपके पेरेंट्स का दोष नहीं है। लेकिन वो एक गरीब बेटे के माँ बाप रह गए, ये आपका दोष है। तो मेहनत इतनी करना कि उन बुलंदियों को छूना कि एक दिन उनका गर्व आपके गांव में, आपके शहर में, ठीक है, फक्र से उठ जाए। हमारा बेटा जो है वो सेना में, हमारा बेटा जो है वो पुलिस में है, हमारा बेटा जो है वहां जॉब करता है। बड़े गर्व से बताते हैं वो किस्से, है ना, बड़े गर्व से बताते हैं वो किस्से जिनके बेटे या बेटी कुछ कर गुजरते हैं। बड़े गर्व से बताते हैं वो किस्से जिनके बेटे या बेटी कुछ कर गुजरते हैं। हम भी उनके फक्र से ऊंचे होते हुए सिरों को देखना चाहते हैं। हम भी फक्र से उनके ऊंचे हुए सिरों को देखना चाहते हैं। बस इस छोटी सी चाहत में हम कुछ भी कर गुजरते हैं। बस इस छोटी सी चाहत में हम भी सब कुछ कर गुजरते हैं। तो हमें भी वो सब कुछ कर गुजरना है कि उनके फक्र सरों से ऊंचे हो जाएं। इसका घनत्व 2.1 से 2.3 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 होता है। कोई बात नहीं, इसको नहीं याद रखोगे चलेगा। इसमें कौन सा बंध होता है? वॉन्डर वॉल्स बॉन्ड होता है। देखो कार्बन कार्बन में जो बंध पाया जाता है एक्चुअल में वो है ना कमजोर बंध ही होता है। चाहे हमने हीरे में सहसंयोजक बंध पढ़ा, यहां वॉन्डर वॉल्स बंध पढ़ा। ग्रेफाइट मुलायम होता है, इसलिए इसका उपयोग स्नेहक या लुब्रिकेंट के तौर पर करते हैं। सर लुब्रिकेंट क्या होता है? जैसे आपके हाथ सूखे हैं, है ना, इनमें घर्षण हो रहा है, थोड़ा सा तेल डाल करके आप हाथ को घिसेंगे तो चिकने हो जाएंगे। तो वो तेल ने क्या करा? घर्षण को कम किया। तो फ्रिक्शन या घर्षण को कम करने के लिए जैसे शटर में ग्रीस लगाते हैं, उसी तरह से मशीनों के अंदर ये झुक के जो पुर्जे होते हैं उनके अंदर कभी कभी ग्रेफाइट का यूज एज अ लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में या घर्षण को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो इसका उपयोग कहां करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। मेरा गला जो है आज थोड़ा सा बैठा हुआ है, ठीक है, कल की तरह एकदम आप देख पा रहे होंगे कि है ना सर थोड़ा धीमे धीमे, ठीक है। तो अब क्या ही कर सकता हूं मैं उसमें, ये मेरे हाथ में नहीं है। चलिए ग्रेफाइट के बाद फिर अगली चीज पर आते हैं। ग्रेफाइट में sp2 संकरण होता है ना। फिर अगली चीज कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। कार्बन की वैलेंसी वैसे 4 होती है, C4 होती है, लेकिन ये कार्बन कितने से जुड़ा होता है? 3 दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और sp2 संकरण इसमें पाया जाता है। यूज में सबसे पहला यूज सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रोड विद्युत चालक बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ना। इज यूज इन मेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर बनाने के लिए इसका यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है। लेड पेंसिल तथा क्रूसिबल के फॉर्मेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। तो लेड पेंसिल बनाने में या क्रूसिबल फॉर्मेशन में। एटॉमिक रिएक्टर के अंदर परमाणु में न्यूट्रॉन की गति को मंद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। परमाणु भट्टी में, है ना, बॉम्ब, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, है ना, क्योंकि मैंने पढ़ाया है इसलिए पढ़ चुके हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम एक चीज देखते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, एटॉमिक रिएक्टर होता है, उस रिएक्टर की जब हम बात करते हैं तो एक चीज मन में आती है
कि प्यारी दोस्त परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉन की गति, न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी गति को धीमा किया जाता है तो न्यूट्रॉन पर कंट्रोल होता है जिसके कारण से एटॉमिक रिएक्टर की वो प्रोसेस इजीली हो पाती है। तो यहां से एक प्रश्न तो ये वाला और एक जो सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो ये वाला, 2 पॉइंट यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है इस पूरी स्लाइड के अंदर, जिन पर मैं स्टार बना रहा हूं या जिन पॉइंट को मैं कह रहा हूं ये एग्जाम में आते हैं, उन पॉइंट को आप छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। चलिए भाई, फुलरीन के बारे में सबसे ज्यादा 2 प्रश्न आते हैं कि इसमें कितने कार्बन होते हैं। तो फुलरीन के अंदर 60 कार्बन परमाणुओं का, है ना, याद रखिएगा, गोलाकार समूह होता है। ठीक है, 60 कार्बन एटम का ग्रुप होता है स्फेरिकल। अब यहां से थोड़े डीप प्रश्न भी बताऊंगा मैं अभी आपको कि कार्बन का थर्ड एलोट्रोप कौन सा है, तीसरा अपरूप कौन सा है। तो ये थर्ड एलोट्रोप, एक प्रश्न ये आता है। तो थर्ड एलोट्रोप या तीसरा अप्रूप कार्बन का कौन सा होता है, फुलरीन होता है। इसे 1995 में राइस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इस्माइली द्वारा, किसने बनाया था, प्रोफेसर इस्माइली ने। अब आप इसका डायग्राम देखिए, आपको ऐसा लगता है ना फुटबॉल की तरह होता है, तो ये गोलाकार की तरह, या इसके कई नाम हो सकते हैं। कोई आपको कहेगा फुटबॉल की तरह कौन सा दिखता है। एक एग्जाम में बोला गया था कि बताइए अर्थ शेप का कौन सा होता है। पृथ्वी के आकार का। और एक अभी हमने पढ़ा राउंड, स्फेरिकल या गोलाकार। ठीक है, फ्लोरीन्स अन्य रासायनिक रूप से स्थायी तथा अक्रियाशील होते हैं, है ना। फुलरीन जो होते हैं ये इन्हीं के लिए वर्ड यूज किया जाता है। कार्बन और ग्रेफाइट, है ना, और फुलरीन, याद रखिएगा कार्बन के जो ग्रेफाइट और फुलरीन दोनों के अंदर sp2 संकरण पाया जाता है। इसके 2 ही प्रश्न पेपर में आते हैं। कार्बन 60, है ना, कार्बन का तीसरा अपरूप होता है, तो कार्बन के तीसरे अपरूप में या फुलरीन में कितने कार्बन होते हैं, 60 कार्बन। और एक इसके आकार को लेकर के प्रश्न आता है, और एक कभी आता है तो फिर यह आता है कि कार्बन का तीसरा अपरूप कौन सा है। ये 3 एलोट्रोप कार्बन के होते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक। अब प्यारे दोस्त, जब हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में एक वर्ड आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो आपने, है ना, आपकी डेफिनेशन भी देखी होगी। देखो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक, कई आपने आजकल एक चीज सुनी होगी, ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। क्या होता है ऑर्गेनिक, क्या होता है इन ऑर्गेनिक चीजों से। आज से पहले जाएं तो, है ना, आपने देखा होगा आज लोग पैसा बहुत कमाते हैं, है ना, लेकिन घरों से दूर हो जाते हैं। आज लोग पैसा बहुत कमाते हैं, घरों से दूर हो जाते हैं और कहते हैं कि ये खाना अच्छा नहीं है, इससे हम बीमार हो जाते हैं। फिर वो घर का खाना याद आता है, फिर घर की याद आती है ना, फिर वो गांव, वो गलियां याद आती है, और उन गांव में की मस्ती याद आती है, वो पुराने दिनों की बात याद आती है कि घर पे रूखा सूखा खाते थे लेकिन जिंदगी मौज की बिताते थे। आज न वो दूर रहा, न वो सूखा खाना रहा, आज खाने को सब भी है, फिर भी घर के खाने को तरस जाते हैं। तो वो जो घर का खाना है ना, वो इतना अच्छा क्यों होता था, क्योंकि हम ग्रामीण अंचल के थे, जो खेतों पर उगाते थे वो खाते थे, तो उसमें इतना केमिकल फूड प्रिजर्वेटिव नहीं हुआ करता था। दूध घरों का होता था, दही घरों का होता था, है ना, घी घरों का होता था, सब्जियां खेतों से आ जाती थी। कुछ अगर 10% चीजें, 10 चीजें डाल रहे हैं, उनमें से कोई 1 या 2 चीजें जो होती थी वो बाहर से लाई जा रही होती थी, बाकी 8 से 9 चीजें हमारे खेतों से ही मिल जाती थी या आस पड़ोस से मिल जाया करती थी। तो वो ऑथेंटिसिटी हुआ करती थी कि ये अच्छा है ना, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है। लोग पहले घी खाते थे, 1 लोटा घी पी जाते थे, वो उतनी मेहनत भी करते थे, दिन भर खेतों में काम करते थे। आज काम ट्रैक्टर से हो रहे हैं, 1 लोटा घी 1 महीने चल रहा है। समझना मेरी इन बातों को। तो ऑर्गेनिक का मतलब वही चीज है जो मुख्य रूप से प्राकृतिक तौर पर बने या प्राकृतिक तौर पर प्राप्त हो, जैसे कि पेड़ पौधों के द्वारा, जानवरों के द्वारा, है ना। इसी चीज में अगर केमिकल डाल दिया जाए तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाता है। मतलब ऑर्गेनिक का मतलब यही हुआ जो मुख्य रूप से, है ना, कार्बन पर आधारित, क्योंकि पेड़ पौधे हैं उनमें भी कार्बन है, जीव जंतु हैं उनमें भी कार्बन है। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिक का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है।
अब कार्बन के यौगिक जो मुख्य रूप से, जैसे कि आपने एसिटिक एसिड पढ़ा, आपने ब्यूटेन पढ़ा, प्रोपेन पढ़ा, मेथेन पढ़ा, एथेन पढ़ा, बेंजीन पढ़ा, ठीक है, जहां पर कार्बन और उसके कंपाउंड आएंगे उस केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाएगा, और उनसे बने हुए उन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड के तौर पर जाना जाता है ना, कार्बनिक रसायन के तौर पर हम जानते हैं। यह सामान्य सी चीज आप यहां पर नोटिस करते हैं, इसको देखते हैं, समझते हैं। अब जब हमें इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहां पर बात कर ही लेते हैं तो फिर थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, है ना, और ऐसा क्या किया जाए, तो प्यारे दोस्त यहां देखिएगा, हम एक सिद्धांत देखते हैं, एक प्रिंसिपल देखते हैं, जो कि बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी थी। एक साइंटिस्ट हुए बर्जीलियस, इनका पूरा नाम वैसे जोन्स जेकब बर्जीलियस, उस समय के एक महान ज्ञाता, महान केमिस्ट, ठीक है ना, जिनके द्वारा एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया जिसे हम जैव शक्तिवाद कहते हैं। जैव शक्तिवाद या वाइटल फोर्स थ्योरी की हम बात करते हैं। जैव शक्तिवाद अपने आप में एक ऐसा नाम रहा उस समय, बर्जीलियस ने कहा इसलिए पूरी दुनिया मानी। एग्जाम में प्रश्न आता है जैव शक्तिवाद किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। क्या होता है जैव शक्तिवाद? जैसे कि आपने एक वर्ड पढ़ा यहां पर, कार्बनिक, है ना, रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं, इनका निर्माण सिर्फ और सिर्फ जीवों द्वारा होगा। तो कार्बनिक पदार्थ तो का निर्माण organic substance not formed in lab। तो कार्बनिक पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता। जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कभी भी लैब के अंदर नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि लैब में बनाना मतलब केमिकल तौर पर बनाना। यह सिद्धांत 1 साल तक वैलिड भी रहा, क्योंकि जब बर्जीलियस ने प्रिंसिपल दिया, ईयर वगैरह यहां नहीं पूछते, तो वाइटल फोर्स थ्योरी या जैव शक्तिवाद मतलब कार्बनिक पदार्थों का निर्माण प्रयोगशाला में नहीं हो सकता। यह शक्ति सिर्फ और सिर्फ जीवों के अंदर पाई जाती है। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है वोहलर। क्या नाम है? वोहलर। ये अमोनियम साइनाइड के ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे, कुछ काम कर रहे थे। तो इन्होंने अमोनियम साइनाइड को जब गर्म किया तो पहली ही बार में एक पदार्थ बन गया यूरिया। क्या बन गया? यूरिया। ठीक, NH2CO NH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। अब ये जो यूरिया है, ये जो NH2CO NH2 है, ये पहली बार प्रयोगशाला में बन गया। अब बर्जीलियस ने, क्योंकि यूरिया इंसान के यूरिन में पाया जाता है, तो वो भी एक जैविक पदार्थ हुआ। भाई हम निकाल रहे हैं हमारे शरीर से, तो वो भी जैविक पदार्थ है। अब ऐसी स्थिति में यहां क्या हुआ कि जब लोगों ने सोचा कि यार ये तो बन गया, बड़ी अच्छी बात हुई, बड़ी शानदार बात हुई। अब ऐसी स्थिति में ये जो सिद्धांत था इसका खंडन हो गया, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार ये यूरिया प्रयोगशाला में नहीं बन सकता था, लेकिन इन्होंने लैब में बना लिया। तो प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से 2 आते हैं। यूरिया का निर्माण किसने किया? तो पहला आंसर बनता है वोहलर, और दूसरा यह बनता है कि प्रथम कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बनाया गया वो कौन सा था? तो याद रखना, फर्स्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस formed in lab। पहला कार्बनिक पदार्थ जो प्रयोगशाला में बना। मोस्ट रिपीटेड लाइन है, आप किसी भी एग्जाम की अगर बात करेंगे वहां यह पूछा गया है, क्योंकि बेसिक सा प्रश्न है कि पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा था। कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए
इसका एक नाम और दे देता है, कार्बामाइट। सर ऐसा नाम क्यों? क्यों ऐसा माना जाता है? ये कार्बन और अमाइड ग्रुप से भी बन सकता है ना, लेकिन आप इसका नाम सिर्फ कार्बामाइड याद रखिएगा। कि यूरिया का एक नाम और है जिसे कहा जाता है कार्बामाइट। तो पहली बार जैव शक्तिवाद किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। बर्जीलियस का कहना था कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, यही वाइटल फोर्स थ्योरी भी थी। लेकिन एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम वोहलर है, वो अमोनियम साइनाइड को गर्म करते हैं और पहली बार एक बायोटिक कंपोनेंट बना देते हैं। उस बायोटिक कंपोनेंट के बनने से ये पता चलता है कि भाई साहब जैविक पदार्थों को लैब में बनाया जा सकता है, और वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्तिवाद का खंडन हो गया। चलिए साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब कार्बन के यौगिक की बात करते हैं, कंपाउंड की बात करते हैं। कार्बन के यौगिकों को पढ़ने के लिए हमें मुख्य रूप से एक पार्ट पढ़ना होगा। एक चीज निकल करके आती है प्यारे दोस्त, कार्बन में एक कॉमन वर्ड आएगा जिसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। चलो वो तो आगे है, ठीक है। आप कभी भी किसी भी जगह पर अगर आप इसको देखते हैं इस तरह से, देखो भाई, जब भी एक कार्बन हो, दो कार्बन हो, तीन कार्बन हो, चार कार्बन हो, पांच हो, छह हो, सात हो, आठ हो, नौ हो या फिर 10 हो, इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक। जब भी कोई सिंगल कार्बन होता है उसे मैथ कहते हैं। जब भी दो कार्बन होता है उसे एथ कहते हैं। जब भी तीन कार्बन हो उसे प्रोप कहते हैं। जब भी चार कार्बन हो उसे ब्यूट कहते हैं। जब भी पांच कार्बन हो उसे पेंट कहते हैं। याद रखना, इनका काम पड़ेगा अभी आगे, ठीक है। एक को मैथ, दो को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, छह को हेक्स कहते हैं, सात को हेप्ट कहते हैं, आठ को ऑक्ट कहते हैं, नौ को नैन या नन कहते हैं, और 10 को डेक कहते हैं। अब एक्चुअल में ऐसे नामकरण क्यों हो रहे हैं? किसी फॉर्मूले में एक कार्बन होगा, उसमें यह नाम आपको जरूर मिलेगा मैथ लिखा हुआ। जैसे आप CH4 बोलते हैं तो एक कार्बन है, तो मेथेन आप वर्ड जरूर बोलते हैं। तो मैथ का मतलब ही हुआ कि एक कार्बन है। जब किसी के साथ एथ वर्ड आता है मतलब उसमें दो कार्बन है। कभी अगर प्रॉप वर्ड आता है तो तीन कार्बन है, ब्यूट वर्ड आता है तो चार कार्बन है, पेंट वर्ड आता है तो पांच कार्बन है, ठीक है। और प्यारे दोस्त है ना, C6 वर्ड आता है तो हेक्स आता है, मतलब कि प्यारे दोस्त उसमें 6 कार्बन है। हेप्ट आता है मतलब 7 कार्बन है ना। ऑक्ट आता है मतलब 8 कार्बन है। नन आता है मतलब 9 कार्बन है। और डेक आता है मतलब 10 कार्बन है। तो कार्बन के यौगिक पढ़ने से पहले ये बेसिक सी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नमस्ते नमस्ते, है ना। अब आप गुड इवनिंग कर रहे हैं, अब जुड़े हैं क्लास से। 20 मिनट की क्लास हो गई है, उसके बाद में हैं पढ़ो थोड़ा अच्छे से। आवाज धीमे भाई, मैं आज गला फटा हुआ है मेरा, है ना। इससे ज्यादा आवाज मेरे गले से निकल ही नहीं रही है। निकालने की कोशिश करता हूं, देखना। तो देखो भाई, बस वो एकदम से बैठा जा रहा है, तो आज के लिए एडजस्ट कर लो। कल वही अंदाज होगा, ठीक है, वही बात होगी, है ना। न मैं नाराज हूं आपसे, न मैं खामोश हूं, बस गला बैठा है, ठीक है, और मैं गले से बेहोश हूं।
आइएगा, ये आप यहां पर देखिए, ये कार्बन के यौगिक होते हैं, एक खुली श्रृंखला वाले जिन्हें एलिफेटिक, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कंफ्यूज मत होना, मैं सबकी इंग्लिश भी बताऊंगा। ये ना, एक होते हैं बंद श्रृंखला वाले जिन्हें इंग्लिश में साइक्लिक कहते हैं, एल्केन, एल्किल, एल्कीन, एल्काइन, ये नाम आपने कई बार सुने होंगे और यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आता भी है, क्योंकि ये बहुत कोई टफ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका जो इतना बड़ा चार्ट है उनमें से सिर्फ वो अकेला ही है एल्केन, एल्कीन वाला, जो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं उनको पढ़ने से पहले एक वर्ड आता है हाइड्रोकार्बन, पढ़ लीजिए। नाम पढ़िए, वहां क्या लिखा है, हाइड्रो और कार्बन। मैं इनको दो भागों में तोड़ता हूं। हाइड्रो और कार्बन से दो भाग बनते हैं, एक बनता है हाइड्रोजन और एक बनता है कार्बन। आप जैसे कि मेथेन CH4 बोलते हो, एथिल एल्कोहल C2H5 बोलते हो, है ना, CH3 बोलते हो, C2H6 बोलते हो, इन सभी में कार्बन हाइड्रोजन कॉमन है। तो जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के जो यौगिक बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वही हाइड्रोकार्बन होगा। वही क्या होगा, हाइड्रोकार्बन होगा। तो वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, फॉर द एग्जांपल बेंजीन C6H6, ठीक है, फॉर द एग्जांपल मेथेन CH4। आप सीधे फॉर्मूले ही लिख लेना, है ना, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, और बना पाओ तो बना लेना, है ना। तो जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं होता है, उन्हें कहा जाता है, ठीक है। चलो, वेरी गुड। अगली चीज, खुली श्रृंखला वाले यौगिक या एलिफेटिक यौगिक। खुली श्रृंखला का यह मतलब होता है जिनमें बेंजीन की तरह कोई भी रिंग नहीं पाई जाती है, वो खुली श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं, है ना, जिनमें कार्बन में कोई रिंग नहीं होती। उदाहरण या एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप, जैसे कि CH4, अगर आप इसे गौर से देखें तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब कोई भी रिंग नहीं है इसमें, है ना, कोई बेंजीन रिंग नहीं है, कुछ और नहीं है, सिंपल सा है मेथेन। लेकिन मेथेन को मेथेन क्यों कहा, एथेन को एथेन क्यों कहा, आपने कई बार देखा होगा। CH3 को कुछ और कहा जाता है, CH4 को कुछ और कहा जाता है, C2H5 को कुछ कहा जाता है, C2H6 को कुछ कहा जाता है। हमें आज तक समझ नहीं आया कि भैया ये भी तो एथ होता है, ये भी एथ होता है, कभी कभी एथिल कहते हैं, कभी एथेन कहते हैं, समझ नहीं आता कि एथेन होता है, मेथेन होता है, तो मेथिल क्यों होता है। सब और सब खेल है इस खुली श्रृंखला वाले यौगिक का। किसका खेल है, इस एलिफेटिक कंपाउंड्स का, खुली श्रृंखला वाले यौगिक का खेल होता है। अब वो खुली श्रृंखला वाले यौगिक में कौन आते हैं, सबसे पहले जो आते हैं उनका नाम है एल्केन। कौन आते हैं, ये एल्केन आते हैं, ये पैराफिन होते हैं। एल्केन में कभी भी अगर पहचान करनी हो तो पीछे याद रखिएगा ANE वर्ड आएगा, तो इसे कहते हैं भैया प्रत्यय। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश वाले कहते हैं सफिक्स। तो जब भी कोई आप किसको बना रहे होंगे फॉर्मूले से, एल्केन बना रहे होंगे या पैराफिन बना रहे होंगे, तो ANE वर्ड जरूर आता है, एन आता है। इनका एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, आपने कई बार सुना भी होगा, CnH2n+2। ये इनका फॉर्मूला है एल्केन का। एन क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, जितने कार्बन, जैसे कि यहां देखिए C1, एक कार्बन मैंने लिया, तो मैं एन जहां जहां होगा वहां C1H 2 × 1+2, तो ये CH4 बना। अब एक कार्बन को क्या कहते हैं कि सर एक कार्बन को तो मैथ कहते हैं, और प्रत्यय क्या लगता है पीछे कि सर एन, तो मैथ प्लस एन मेथेन बनेगा।
क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। क्या बनेगा? मेथेन बनेगा। मतलब कि हम एक चीज देख सकते हैं, यहां प्रत्यय क्या जोड़ता है? एन। और इसमें हमेशा कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, कि सर मतलब समझे नहीं। जैसे आप इसको, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, जब आप इसको यहां पर लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो सारे ही तो सिंगल बॉन्ड है, किसी को भी बना लीजिए, कहीं डबल बॉन्ड नहीं है। तो जितने भी सिंगल बॉन्ड जिनमें भी पाए जाते हैं वो संतृप्त कहलाते हैं। संतृप्त असंतृप्त आप ऑलरेडी पहले मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, सैचुरेटेड होते हैं, संतृप्त होते हैं। अब एक आप मुझे बनाकर देंगे, फॉर्मूला आपको पता ही है, CnH2n+2। चलो भाई, C2 को एथ कहते हैं और C4 को ब्यूट कहते हैं। हो जाओ शुरू। 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड है। बताइए सर, आपका मेरा स्वास्थ्य ठीक है भाई, कभी कभी हो जाता है ना, बस वही चीज हुई है। वेरी गुड, है ना, बहुत शानदार। CnH2n में अगर इसको पुट करेंगे तो C2H2 × 2 तो C2H6, है ना, एथ प्लस एन हो जाएगा ये। एथेन, है ना, और एज इट इज ये बनेगा ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। CnH2n+2 तो C2H2 × 2+2, सॉरी C4 लिया है ना, C4H2 × 4+2 तो C4H10 ब्यूटेन। अब आपके माइंड में आ रहा होगा सर यहां सिंगल बॉन्ड बना के बताओ, वहां तो एक अकेला था इसलिए बना दिया आपने। 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4, सबकी वैलेंसी 4 होती है। अब टोटल हाइड्रोजन यहां से गिनना मैं बनाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कितने हो गए सारे के सारे? कि सर 10 हो गए। एक भी डबल बॉन्ड आया क्या? कि सर नहीं आया। एक भी ट्रिपल बॉन्ड आया? कि सर नहीं आया। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, सभी के सभी एकल बंध। यही तो चाहिए था, यही तो हम आपसे चाहते थे। और क्या चाहते थे? चलिए भैया, अगला आता है एल्किल, जिसमें एक किल हो जाए। इसमें बॉन्डिंग इतनी अच्छे से हमें पता नहीं चलेगी।
चलिए, CnH2n+1 ये होता है। इसमें पीछे मुख्य रूप से इल आता है। सफिक्स या प्रत्यय की बात करते हैं। इल, जैसे कि हम एक कार्बन का बनाते हो C1H2N2 1+1 CH3, CH4 तो मेथेन होता है, तो ये क्या होगा, मैथ प्लस इल, तो मैथिल। क्या बना, मैथिल। चलो अगला आप बनाओ। C2 को एथ कहते हैं, C3 को प्रोप कहते हैं, तो ये प्रोपिल हो जाएगा, ये एथिल हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, C2H2N2 2+1। जैसे C2H6 क्या था, एथेन था, ये एथिल है। वो एथेन था, ये एथिल है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से C3 क्या होता है, बताइए। बहुत बढ़िया, C3H2×3+1 C3H7। C3H7 कुछ नहीं है भाई, जितने कार्बन होते हैं वो सब एन की जगह पर रखने होते हैं। ये एन गुणे में है, यहां पर कहां से ला रहा हूं, कहीं उड़ा के नहीं ला रहा हूं। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, ये ऑलरेडी रूल है। 2 को एथ कहते हैं, 3 को प्रोप कहते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं, 5 को पेंट कहते हैं। ये नियम है। वेरी गुड। अच्छी बात है। सर आपकी तबीयत ठीक नहीं, तबीयत नहीं है ऐसा कुछ भी, पूरा दिन सफ़र में हो गया आज, है ना। सुबह 4 बजे से निकले हुए हम राजस्थान के भरतपुर गए थे, मैं संदीप सर, बच्चों से मीटअप करने के लिए। तो आते आते शाम हो चुकी है। तो सुबह 4 बजे के जगह हैं और रात में लगभग 10 बजे तक फ्री होके 12-1 बजे सोए थे। उसकी भी पहले शाम नाइट में तो नींद कम हो पाई है ना, बस वो है। तो सुबह 4 बजे से सफ़र करके 9 बजे 9:30 बजे बच्चों के बीच में पहुँचे, देन फिर वहाँ से निकले, तो समय तो लगता है ना, बस वो है ना। बड़ा प्यार मिला आपसे, है ना, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप हमें मिलते हैं, ठीक है। एक बड़े भाई के नाते आप हमें संबोधित करते हैं, बड़ा प्यारा लगता है उस दिन, है ना। देखो ये चीज़ होती है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे होते हैं, आप हमारे सामने होते हैं, ठीक है, आप भी हमें कैमरे पे देख रहे होते हैं, हम तो आपको देख भी नहीं पाते। कई बार बहुत से बच्चे हमें देख लेते हैं, ये वो हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता है कि वो लिटरली हमें जानते हैं या नहीं जानते हैं, है ना। तो आपके सामने तो एक ऑप्शन होता है कि इस व्यक्ति को हम जानते हैं, लेकिन क्या हम भी आपको जानते हैं, वो हमें उसी दिन अनुभव होता है जब आप हमसे मिलते हैं। हम आपसे पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आपका क्या नाम है ना। सोच रहे होंगे सर ये क्यों बोल रहे हो, ये इसलिए बोल रहा हूँ कि सच है ना। और उसी दिन ये एहसास होता है कि लिटरली हम और आप एक दूसरे से कितने अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं, है ना। कभी मिले नहीं और फिर एक जो अपनापन फील होता है ना, उसकी बात अलग होती है। आइएगा, ये एल्किल था,
इसी तरह से एल्किन होता है या ओलिफिन होता है। इसमें जो सफिक्स आता है प्रत्यय, है ना, ये क्या आता है? तो इसका जो प्रत्यय होता है, जो सफिक्स होता है, वो होता है मेरे भाई इन। क्या होता है? इन। जब भी किसी के नाम में इन दिखता है, वहां हमेशा कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। हमेशा ही होगा। और जब भी कार्बन में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, सिंगल को छोड़कर कोई सा भी बॉन्ड आए, वो हमेशा असंतृप्त होते हैं। क्योंकि उन्होंने डबल बॉन्ड बना ही इसलिए क्योंकि उनके साथ कोई और हाइड्रोजन या अन्य तत्व नहीं था बंध बनाने के लिए, तो वो असंतृप्त है। वो किसी को चाहते हैं कि कोई उनसे बॉन्ड बना ले। इनका जो विशेष फॉर्मूला हम देखते हैं वो क्या होता है? वो होता है CnH2n। अब जैसे कि आप यहां पर C2 का बनाएंगे, क्योंकि C1 का मैथ का नहीं बनता, C2 जिसे आप एथ कहते हैं, है ना, तो ये एथ प्लस इन बनेगा। तो ये क्या कहलाता है? एथीन। यहां पर आप पीछे इनके सफिक्स से इनको पकड़ सकते हैं, है ना, एथीन कहलाता है ना। इसके पहले वाला एथिल था, एथीन नहीं था। तो C2 या CnH2n, तो C2H2 इंटू 2, C2H4 बना। और इसी C2H4 को हमने क्या कहा? एथिन कहा। तो 2 कार्बन में 2, 4 बंध होने चाहिए, तो 2 यहां पर हाइड्रोजन, 2 यहां पर हाइड्रोजन। ये इस तरह से बनता है ना। और एक, है ना, कितने भी कार्बन, उनमें से एक भी डबल बॉन्ड हो गया मतलब काम हो गया। चलिए इसी तरह से एक आप निकाल करके बता दीजिए। C3 का बना दीजिए, एक C5 का बना दीजिए। C3 को प्रोप कहते हैं और इसको पेंट कहते हैं। तो पेंट प्लस इन हो जाएगा, यहां भी इन हो जाएगा, प्रोपिन। पेंटिन। हाँ जी साहब, बताइए। वेरी गुड, ठीक है। बड़े ब्रह्मास्त्र हो यार आप लोग, मैं लिख ही रहा हूं और जवाब आ गए। तो C3H2 इंटू, वही सीधी सी बात है, 2n है तो यहां भी 3 हो जाएगा। तो C3H6, है ना, यहां पर हो जाएगा C5H2 इंटू 5, C5H10, पेंटीन, है ना। अब एक लास्ट बचा है, उसको कर लेते हैं, ठीक है। एल्काइन। इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। अब इसमें जो सफिक्स होता है, जो प्रत्यय लगता है पीछे, वो लगता है आइन। और ये भी मेथेन का नहीं बनता, क्योंकि इसके फॉर्मूले में वो बचेगा ही नहीं। C2H2n-2, या सॉरी CnH2n-2,
ये इसका फॉर्मूला होता है। मैथ का ये बनता ही नहीं क्योंकि मैथ में सिर्फ कार्बन बचेगा, तो ये एथ का बन जाता है, ये प्रॉप का बन जाता है, ये ब्यूट का बन जाता है ना। बाकी सबका बन जाएगा, 10 तक बन सकते हैं। आप चाहें तो अपने घर पे बना भी सकते हैं, है ना। एथ प्लस आइन हो जाएगा तो एथाइन हो जाएगा। आइन, एथाइन। ये प्रॉप प्लस आइन होगा, तो ये प्रोपाइन होगा। ये ब्यूट प्लस आइन होगा, ब्यूटाइन। है ना। अब देखो ये कैसे बनेगा, फॉर्मूले में देखिएगा। एन की जगह पर 2 आएगा तो C2, 2 इंटू 2 माइनस 2, C2H4 माइनस 2, तो C2 क्या हो गया, H2 हो गया। अब C2H2 कहाँ ट्रिपल बॉन्ड हुआ, तो देखो 1 2 3, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो 3 और 1 4। ये इस तरह से बनते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा C3H2 इंटू 3 माइनस 2, 6 में से 2 गया तो 4, C3H4। C है ना, 4 है अब, तो C4H2 इंटू 4 माइनस 2, 4 दूना 8, 8 में से 2 गया तो 6, C4H6। ये ब्यूटाइन हो गया। सिंपल था, साधारण था, कोई विशेष चीज नहीं थी। अब इसमें कुछ चीजें और बाकी हैं, है ना, जैसे कि वो साइकिल वाले कौन से होते हैं, क्या चीज होती है। कल इसके साथ में ये टॉपिक जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ में एक चीज हम और कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि आज थोड़ी सी थकान भी है ना, लेकिन वो मैंने आपको फील नहीं होने दी। जितना मुझसे हो सका उतना पॉसिबल किया मैंने। कई बच्चे कह रहे थे सर आराम कर लीजिए, लेकिन नहीं, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पास समय है और मैं कहीं से आया हूं तो मैं जरूर क्लास लूंगा, ठीक है। मैं खड़े रहने की स्थिति में हूं तो मैं जरूर क्लास लूंगा, ठीक है। तो आज यहीं पर विराम करते हैं इसको। इसका एक पोर्शन बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल मुलाकात करेंगे। कल एक चीज और है, कल एसएससी जीडी का सम्मान समारोह है। अगर शाम 7 बजे तक मैं फ्री हुआ तो मैं जरूर क्लास लूंगा आप सभी की, ठीक है। लेकिन आज इसलिए नहीं ले पाऊंगा, मतलब कल अगर हुआ, पॉसिबल हुआ, और अगर फ्री नहीं हो पाया तो फिर परसों के दिन क्लास होगी। तो एक दिन आपकी मिसमैच हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एसएससी जीडी के जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो सभी आ रहे हैं, तो मैं वहीं पर रहूंगा, है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।